करीब आधे घंटे तक हवाई फायरिंग। आखिर म्यांमार में हो क्या रहा है? जहां एक तरफ म्यांमार में सेना और जनता के बीच ऐसी भिड़ंत कभी नहीं देखी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की मंत्री ने भारत को चीन और पाकिस्तान की याद दिलाई। और दूसरी तरफ क्या भारत में भिड़ेंगे पुतिन और जेलेंस्की? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो हमारा एक और पड़ोसी है म्यांमार के घर में अशांति बहुत ज्यादा फैल गई है और म्यांमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि म्यांमार अब गृह युद्ध में झोंका जा रहा है और वो साफ साफ दिख रहा है। म्यांमार में आम जनता ने छोटे छोटे कई गुट बना लिए हैं और इन गुटों ने अब सेना के खिलाफ एकदम से जंग सी छेड़ दी है, क्योंकि इस वक्त सेना ही म्यांमार में सरकार है। अब म्यांमार की सेना ने क्या किया, हवाई हमले करने शुरू कर दिए और इस हवाई हमले में मंगलवार को म्यांमार की सेना ने कथित तौर पर सारे नियम कानून ताक में रख दिए। कहा जाता है कि जिस तरीके से हवाई हमले किए गए, 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात इसमें दिख रही है। एक सैन्य शासन के विरोध में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में लोग शामिल हुए थे। यहाँ पर चल रहा था एक बैठक और इसी बैठक में सीधे सीधे बम बरसा दिया गया। सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की की सरकार को तख्ता पलट कर दिया था। तब से सेना अपने शासन के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने के लिए लगातार हवाई हमले करती है। तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 3000 से अधिक नागरिक अब तक मारे जा चुके हैं। वैसे आपको बता दें, सुबह 8 बजे एक भीड़ इकट्ठा हुई और ये भीड़ अभी बात ही कर रही थी, यहाँ पे भाषणबाजी चल ही रही थी कि आधे घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर पास में आया। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हेलीकॉप्टर क्यों आया पास में और अचानक से इन्होंने बम गिराने शुरू कर दिए। बम इस तरीके से गिराए कि काफी सारे लोग इसमें निशाने पर आ गए। गोलीबारी में समूह का ऑफिस भी खत्म हो गया और करीब 150 लोग जमा हुए थे। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं जो सरकार के विरोध में खड़े हुए थे। हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना ने पूरे यूएन के साथ साथ दुनिया को हिला कर रख दिया है कि ऐसा कैसे कर सकता है, म्यांमार की सेना ऐसा कैसे कर सकती है। जितना बड़ा काम उन्होंने किया है, अब यूएन कह रहा है कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से यूएन तक हिल गया है कि ये क्या हो गया यहाँ पर। खैर, अब म्यांमार के ऊपर पहले से ही काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस नए घटना के बाद और भी कई प्रतिबंध लगेंगे, ये तो तय है। लेकिन आपको नहीं लगता है इस वक्त दुनिया में अलग अलग जोन में एक अलग अलग तरह की चीज हो रही है? म्यांमार में एक अलग गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, चीन ताइवान युद्ध के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, ईरान और अजरबैजान में लड़ाई की खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सिर्फ लड़कर मरने को तैयार है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं यूक्रेनी मंत्री को अब जाके चीन और पाकिस्तान की याद आई है। और वो क्या हमें धमकाना चाह रही हैं या फिर समझाना चाह रही हैं? कुछ अजीब सा लगा। पाकिस्तान के सवाल पर एमीन झापरवा ने रास्ता बदल लिया और हथियारों के मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी हैं और दोनों बीच बीच में कुछ ऐसे काम करते हैं जो उकसाने वाले होते हैं। ये याद दिलाने से पीछे नहीं हटी जापोरवा। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जापोरवा को अगर भारत भेजा है तो बहुत कुछ सोच समझ कर ही भेजा है। शायद दुनिया भर से फिर से मदद की गुहार लगानी है, लेकिन ये गुहार भारत में बैठकर लगानी है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन की जो ये डिप्टी मिनिस्टर हैं, इन्होंने एनएसए अजीत डोभाल को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप लोगों की एक्टिविटी दुनिया देख रही है। आपके जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, इन्होंने 3 बार रूस की यात्रा की, लेकिन अभी तक वो यूक्रेन नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि आपके एनएसए यूक्रेन आए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर रोकें
इस युद्ध को। खैर, आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने भी अब भारत को खत लिखा है और अब भारत का हस्तक्षेप चाह रहा है जेलेंस्की कि ये युद्ध वगैरह खत्म हो। क्यों, कुछ दिन पहले तो चीन को भी जेलेंस्की ने न्योता दिया था यूक्रेन आने के लिए, लेकिन चीन यूक्रेन नहीं गया, चीन रूस गया और रूस से जब वापस लौटा तो चीन ने ताइवान पर हमला करना शुरू कर दिया और रूस ने अपने हमले की या अपने आत्मरक्षा की, जो भी कहें, उसकी स्पीड बढ़ा दी। 100 बख्तियार ड्रोन ऊपर चले गए, इधर ताइवान को घेर लिया चाइना ने। मतलब साफ दिख रहा है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच जो 4.5 घंटे बंद कमरे में बात हुई और वो बातें बाहर नहीं आई, उसका अर्थ क्या था। दोनों के बाहर निकलने के बाद रिएक्शन सामने आने लगे थे। अब भारत की तरफ मदद का गुहार लगा रहा है। क्या भारत मध्यस्थता करके चीजों को ठीक कर पाएगा? एक बार भारत ने पहल की थी, तब यूक्रेन ने कहा था नो थैंक यू। अब दूसरी बार भारत को कह रहा है कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें। इसके अलावे यूक्रेन का एक और खास मकसद है और वो मकसद अगर भारत पूरा करता है तो भारत के अंदर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो भी ऐसे समय में जिस समय में दुनिया बैठकर देख रही होगी। दरअसल G20 का समिट हो रहा है भारत में, ये तो पता ही है, और इस G20 समिट को संबोधित करना चाह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। मतलब साफ है, जेलेंस्की को बिल्कुल पढ़ा लिखा कर समझा बुझा कर भेजा गया है ताकि आप यहाँ पर संबोधन के लिए जगह मांगे। अब जरा सोचिए, राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच एक बहुत गहरी दोस्ती है। राष्ट्रपति पुतिन अपना पूरा कैलेंडर खाली करके बैठे हुए हैं, बस कंफर्मेशन बाकी है कि वो यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ आएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब उनके आने के बाद यहीं पर अगर दोनों आमने सामने भिड़ते हैं और दोनों लड़ पड़ते हैं तो ये भारत की न तो छवि के लिए अच्छा होगा और न ही भारतीय कूटनीति के लिए। पिछले G20 समिट में पुतिन नहीं पहुंचे थे क्योंकि ये एक ऐसे देश में था जिसके ऊपर पुतिन को यकीन नहीं था, पर भारत उनका बहुत ही पसंदीदा और दोस्ताना देश रहा है। ऐसे में पुतिन के आने के बहुत ज्यादा संभावना है। भले अभी तक G20 की जो समिट हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका है और इस जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं होने के पीछे रूस यूक्रेन की लड़ाई ही है। पर फिर भी अगर भारत जेलेंस्की को अनुमति दे देता है कि आप आइए और अपना स्पीच दीजिए तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जेलेंस्की को बोलने देना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।